हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर वीडियो आप सभी को लगभग 2 महीने बाद प्रोवाइड की जा रही है। इधर बीएड से रिलेटेड आप सभी को जीके यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है पहली अनुसूची में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहली अनुसूची में जो है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल सन 2017 को जो है एसबीआई के 4 सहायक बैंक हैं। ठीक है, ठीक है, 4 सहायक बैंकों में भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय हो जाने के बाद जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो कुल संख्या है वो 22 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है डेयरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डेयरी, यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मौसमी जो बेरोजगारी है इसका तात्पर्य सीधे सीधे किससे है? तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य उस प्रकार की बेरोजगारी से है जिसमें लोग वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान जो है बेरोजगार होते हैं। मतलब कि वर्ष में एक कुछ अवधि होती है, मतलब थोड़ा सा समय के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य मांग की तुलना में जो है श्रम की मांग कम होती है उस समय। तो इसका रीजन है सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, चलिए जैसे सर्दियों में क्या है कि आइसक्रीम की मतलब जो आइसक्रीम विक्रेता होते हैं उनकी सेलिंग कम हो जाती है, तो उन्हें कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। जैसे मटर का सीजन है, तो ठंडियों में आपको मटर मिलेगा लेकिन गर्मी में नहीं मिलेगा, तो ये सब क्या है? मौसमी बेरोजगारी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्षेत्रक में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियुक्त होती है। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है संगठित क्षेत्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला संगठित क्षेत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तख्ता पलट। ठीक है क्या है? अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, या किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनैतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर एक को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तख्ता पलट का मतलब होता है कि अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए?
तो दोस्तों किस प्रकार की सरकार में जो है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा लोकतांत्रिक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो है एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो चौथा वाला है रक्षा मंत्री का सचिव, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में नए राज्य का गठन बताइए होता है विशेष बहुमत से, सरल बहुमत से, बिना किसी बहुमत के, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सरल बहुमत, भारत में नए राज्य का गठन जो है सरल बहुमत से होता है और ये कहाँ से लागू होता है? अनुच्छेद 3 से। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को करना क्या है, फोकस और ध्यान सब यहाँ ही रखना है। ठीक है, कंसंट्रेट रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 370 धारा 370 अनुच्छेद से किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 370 के तहत हुआ क्या था, जम्मू तथा कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि जम्मू और कश्मीर से रिलेट करता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि इसे बात करें 15वें अनुसूची में 15वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। संविधान के सभी उपबंध जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं वो जम्मू और कश्मीर पर नहीं लागू होते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब धारा 370 नहीं हटा था तो जम्मू कश्मीर में जो झंडा था वहां पर तिरंगा आप नहीं लहरा सकते थे। वहां पर जम्मू कश्मीर का एक अलग ही झंडा रहता था, वहां ब्लैक कलर का कोई झंडा रहता था। लेकिन जब धारा 370 हट गया तो वहां पर भी अब उसे पूरी तरीके से भारत में उसे मान्यता मिल गई। ठीक है, वो भारत के राज्य में वो शामिल हो चुका है। तो धारा 370 हटने के बाद ही ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 42वां संवैधानिक संशोधन को नाम से भी जाना जाता है? सूक्ष्म संविधान, लघु संविधान, मुख्य संविधान, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला लघु संविधान यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं बताइए? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, या 22, या 25? देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चौथे को वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आरंभ में जो है भारतीय संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन 395 अनुच्छेद जब आया तो 8 अनुसूचियों के तहत जो है इसमें 25 भाग हो गए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सेकंड को भाग एक में वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जिन्हें स्वामी की उपाधि प्राप्त है, महावीर स्वामी। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, या संकिंता में, या कुंडग्राम में, या भांडवपुरा में? आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका जवाब सही बताएंगे क्योंकि ये आप लोगों ने 6 से 10 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एसएसटी में। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कुंडग्राम वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि
भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो 500 ईसा साल पूर्व, ठीक है, 500 ईसा साल पूर्व। सो आप यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा साल पूर्व हुआ था। तो आपका यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 599 ईसा, देखिए ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत अंतर है। ईसवी का क्या मतलब है, जब से आपका सन स्टार्ट है, सन एक, सन दो, इस समय सन 2022 चल रहा है, तो ये ईसवी है, ठीक है। लेकिन ईसा साल पूर्व मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ नहीं हुआ था, उससे पहले जो है क्या, ईसा पूर्व कहते हैं। और इसके बारे में और भी डीपली मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन भी तो खत्म करना है, जल्दी से जल्दी आप लोग, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलिए, लाइक करते हुए चलिए। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है कुजुल कड़फिसेस, जी हाँ, 30 से 80 ईसा ईस्वी, ठीक है, 30 से 80 ईस्वी भैया। मतलब ईस्वी स्टार्ट कब हुआ था, एक, दो, ईस्वी एक, ईस्वी दो, ईस्वी तीन, इस समय ईस्वी कौन सा चल रहा है, 2022। तो दोस्तों कुषाण साम्राज्य के संस्थापक जो है वो कौन है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है, कुजुल कड़फिसेस, जो कि सन 30 से 80 ईस्वी, ठीक है, सन 30 से 80 ईस्वी, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, 30 से 80 ईस्वी, 30 से 80 ईस्वी जो है दक्षिणी संपन्न क्षेत्र, जिसे हम परंपरागत रूप से गांधार के रूप में जानते हैं, ठीक है, ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए, नाम याद रखिए, कुजुल कड़फिसेस। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने कांचीपुरम बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अर्थवेद? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में जो, सॉरी भारतीय संविधान नहीं कह सकते, भारतीय जो प्राचीनतम ग्रंथ है उनमें सबसे पुराना जो है वो क्या है, निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पुराना वेद यहाँ पर ऋग्वेद कुछ लोगों का मानना है। तो जितने भी लोगों का मानना है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके बाद जो आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अर्थवेद। और बात करें दोस्तों सजीव परंपरा द्वारा जो आरंभिक धार्मिक मूल पाठकों को आज भी पूज्य माना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह अनुमान लगाया कि वैदिक काल के दौरान लगभग 1500 से 1200 ईसा साल पूर्व हुआ था, ठीक है। और यह 10 पुस्तकों, मतलब 10 पुस्तकों में व्यवस्थित है, जिसमें जो है 1028 भजन और 10,600 छंदों का एक संग्रह है। तो दोस्तों आप सभी को इम्पोर्टेंट, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना है। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग किस जल प्रणाली पर निर्भर है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गंगा भागीरथी हुग नदी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाली सेतु का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाली सेतु का क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु, विक्टोरिया सेतु, एडम्स सेतु या गोल्डन गेट सेतु? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि राम सेतु कहा जा सकता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका?
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर देखिए, कुछ लोगों का मानना है ब्राज़ील, कुछ लोगों का मानना है ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी लोग पहले प्रयास करिए बताने का, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, पहले आप लोग प्रयास कर लीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर लगभग 90% लोगों ने सही जवाब दिया है। रवि, अनुज, ठीक है, वाला काफी सारे लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी पर दिन रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र जो होता है वो होता है आपका पृथ्वी का घूर्णन। मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और आप सभी को पता होगा कि दिन और रात अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तभी होता है, घूर्णन करती है, और पृथ्वी अपने अक्ष की एक परिक्रमा पूरे करने में 24 घंटे का वक्त लेती है। और जब जो है पृथ्वी के किसी स्थान पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है तो वो तब क्या होता है, उस स्थान पर रात हो जाता है। ठीक है। और जब सूर्य के स्थान पर पृथ्वी आ जाती है तो दिन हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप कोई बॉल लीजिए और बॉल के एक तरफ आप बल्ब ऐड कर दीजिए, मतलब बल्ब जला दीजिए, फिर बॉल को आप घुमाइए तो बल्ब से जब दूर जाता मतलब मुड़ जाएगा, दूसरे तरफ फीड कर लेगा अपना बॉल, तो समझ लीजिए उधर रात हो जाएगा उधर दिन हो जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, सूरज की वजह से पृथ्वी पर उजाला रहता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर पहला वाला आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण के समय जो है निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई अन्य ग्रह? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सबसे मध्य में जो रहता है, हमारे ख्याल से यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है पृथ्वी मध्य में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है चंद्रमा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल्स बताता हूँ। देखिए, सूर्य ग्रहण जब होता है तो इस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है, और चंद्रमा पूर्ण रूप से जो है आंशिक रूप से सूर्य के अवरुद्ध करता है। ठीक है। ऐसा केवल अवस्था को हो सकता है जब सूर्य और चंद्रमा संयोजक में होते हैं। पृथ्वी से देखने पर वो एक ही पंक्ति में होते हैं। ठीक है। पृथ्वी से देखने पर वो एक ही पंक्ति में होते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है जब सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने चंद्रमा बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट के दो प्रश्न, लास्ट के ये आखिरी प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आज की इस क्लास का जो है ये आखिरी प्रश्न है। आप सभी लोग बताइए कि समय समय पर गुदा द्वारा बल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे कहते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोगों का पता है बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निष्कासन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले करना क्या है, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।